नमस्कार। इतिहास के पन्नों के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और अनकट हिस्ट्री जिसको कहना चाहिए, बिना घालमेल के आप तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। मित्रों, चूँकि इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, गहन अध्ययन भी किया है, तो मैं ये समझता हूं कि अब जिस तरह से गड़बड़ चल रही है इतिहास को, या झूठा इतिहास परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वास्तविक बात, या वास्तविक जो बिल्कुल सच के निकट है, जो किताबों में लिखा है, जो इतिहास के पन्ने हैं, जो किताबों के पन्नों में इतिहास है, वो आप तक पहुँचे। और थोड़ा सा रोचक, आजकल पढ़ने का और लिखने का तो रिवाज खत्म हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा कोई सुन के भी यदि सही बात आत्मसात करे तो ये प्रयास सफल होगा। तो मित्रों, इतिहास के पन्नों में इस एपिसोड के पहले आपने 1757 से 1857 तक के बीच की घटनाओं के बारे में जाना। उसके बाद भारत में जब कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस के आंदोलन हुए, और उसके बाद फिर गांधी जी का आगमन हुआ यहाँ इस देश में। गोपाल कृष्ण गोखले उनको बुला करके लाए दक्षिण अफ्रीका से। तो फिर एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधीयन युग शुरू हो गया। उस गांधी युग में सत्याग्रह के जो प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे, वो यहाँ किए। और सबसे पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो हम सभी पिछले एपिसोड में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुंच चुके थे। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, जो एक तरह से संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला ऐसा समझौता था जिसमें एक भारतीय नेता को वायसराय, जो ब्रिटिश एम्पायर था, उसकी महारानी थी, उनके बराबरी के दर्जे के रूप में बुला करके बातचीत की गई, वो समझौता हुआ। और इस समझौते की विंस्टन चर्चिल ने काफ़ी आलोचना करी कि अदनंगे फ़कीर को आपने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया कि वायसराय के बराबर बैठ के वो समझौता करे और समझौते में उसकी बात मानी जाए। यहाँ तक आप जान चुके हैं। अब 1930 के बाद की घटनाएं, 1942 की बात करेंगे आज। भारत छोड़ो आंदोलन कैसे शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम क्या निकले, इन बीच की घटनाओं के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो गांधी इरविन समझौते के बाद भी ब्रिटिश तो कभी चाहते नहीं थे, न ब्रिटिश के वहाँ के प्रधानमंत्री हुए या वहाँ की राजशाही चाहती थी कि भारत जैसा इतना महत्वपूर्ण उपनिवेश आज़ाद हो और वो छोड़ के जाए। कल्पना नहीं थी किसी तरह से। और जिस तरह से साम्राज्यवादी सोच विंस्टन चर्चिल रखा करते थे, वैसे ही लॉर्ड वहाँ के जितने भी लोग थे, वही सोच थी कि ये तो गुलाम है, इनको ज़्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं। इसी बीच क्या होता है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हो जाती है, साम्यवादी क्रांति होती है, जिसे भारत जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अंजाम दिया था। और रूस में जो होता है जारशाही, जो वो साम्राज्यवादी थे लोग वहाँ के, वो राजशाही खत्म हो जाती है, और साम्यवादियों की जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति होती है वो काबिज हो जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही वो सत्ता पर काबिज होते हैं, तो वो उपनिवेशवाद जो चला रखा था यूरोप में, यूरोप के कई कंट्री इस तरह के अपने कॉलोनियाँ बनाती थी, साम्राज्यवाद का फैलाव करती थी, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन तो प्रमुख थे ही थे, रूस भी था, और कई छोटे छोटे और भी थे, हॉलैंड था, नीदरलैंड था, उनको डच कॉलोनी, हमारे यहाँ भी डच कॉलोनी, पुर्तगाल था। पुर्तगाल में जैसे गोवा वगैरह, गोवा दमन दीव हमारे यहाँ इसकी उपनिवेश थे। तो इस तरह से पूरी साम्राज्यवादी सोच थी पश्चिम के लोगों की। तो जब साम्यवादी लोग सत्ता में आए तो सोच बदली। उन्होंने चीन और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जहाँ रूस का कब्जा था वो छोड़ दिया उन्होंने एक तरह से। तो अन्य देशों में भी इससे उत्साह बढ़ा, आंदोलन करने की प्रेरणा मिली कि अब हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। ये घटना तो एक सिग्निफिकेंट थी।
1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि कुछ एक नया कानून बना दिया जाए यहाँ के आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए, सत्ता में थोड़ी सी भागीदारी दे दी जाए। तो 1935 का एक एक्ट आया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। आपको बता जान करके आश्चर्य होगा कि 1935 का जो एक्ट है उसकी जितनी धाराएं थी लगभग संविधान में वही धाराएं शामिल कर ली गई इस हेर फेर के साथ। इतना उन्होंने तरीके से बनाया था उस एक्ट को। हालांकि इस एक्ट ने भी भारत में स्वतंत्रता और जो कहना चाहिए कि स्वराज की भावना को कोई बड़ी अच्छे तरीके से पोषण नहीं किया था। बात वही थी कि अधिकार अपना रखना चाहते थे वो अंग्रेज, तो उसी तरह का इसमें कानून का, लेकिन ये कानून इतना महत्वपूर्ण था कि बाद के समय में भी काम आया। तो 1935 के एक्ट के तहत कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि चलो चुनाव में भाग लेना चाहिए। जुलाई 1937 में चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों का गठन हो गया, मंत्रिमंडल बने। कांग्रेस उस समय की लीडिंग पार्टी थी और उनके मुख्यमंत्री बने, वहाँ पे उनकी सरकारें आई। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस, जो मध्य भारत के सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं, नागपुर वगैरह का एरिया जो था, यहाँ सरकारें बन गई। इस तरह एक नई शुरुआत हो गई। इन राज्यों में सरकार चलाने के लिए एक कांग्रेस ने सोचा कि केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाई जाए ताकि शासन का अनुभव नहीं था लोगों को, कुछ गड़बड़ियाँ न हो। और इस केंद्रीय जो परिषद बनी थी उसमें सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 लोग थे। यहाँ विरोधाभास ये था कि जो कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी, उसने उसी अंग्रेजी सत्ता के बनाए कानून के तहत सत्ता में भागीदारी कर ली। गांधी जी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। यहाँ उनके मतभेद या पूरे इस निर्णय से ना इत्तफाकी थी उनकी, वो सामने उभर कर आती है। गांधी जी बराबर इस पर नज़र रखे हुए थे। गांधी जी ने इसको कहा कि ये कांटों का ताज है इस तरह की सत्ता में भागीदारी, और उन्होंने साफ कह दिया कि इससे कोई गौरव हासिल होने वाला नहीं है कांग्रेस को। गांधी जी ने सलाह दी कि शासन में शामिल होकर कानून का उपयोग आज़ादी के लिए हो, ऐसे काम किए जाएं। सारे मंत्रिमंडलों को उन्होंने अपनी एडवाइस दे दी। कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की विभिन्न कमजोरियां भी सामने आई। जब सत्ता मिलती है तो सत्ता के साथ कमजोरियां भी आती है, भ्रष्टाचार भी पनपता है, गुटबाजी, कांग्रेस में स्वार्थी लोगों का प्रवेश हो गया। कांग्रेस में प्रवेश करना बहुत आसान था। जो सत्ता के भूखे लोग थे, लालची थे, जो आज भी हो रहा है सेम टू सेम, वैसे भी उस समय हुआ, और उसमें हर कोई आदमी घुस गया कांग्रेस में। गांधी जी इससे बहुत चिढ़ गए। उन्होंने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी जी ने अपने पत्र, उस समय हरिजन मुखपत्र हुआ करता था, उसमें लिखा करते थे गांधी जी। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं समूची कांग्रेस पार्टी का दाह संस्कार कर देना अच्छा समझता हूँ, बजाय इसके कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करना पड़े। इतनी कड़ी टिप्पणी की थी उन्होंने। भ्रष्टाचार से वो बहुत दुखी हो चुके थे। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे तब तक चले 37 से 39 तक, 1939 तक। लेकिन इसी समय 1 अगस्त 1939 को विश्व युद्ध छिड़ गया, दूसरा, सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसके कारण से उत्पन्न जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए, कांग्रेस भी इन सरकारों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। बदनामी बहुत भयंकर हो रही थी। तो कांग्रेस में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार की सफाई करने के लिए सभी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से ये 1935 का एक्ट का जो सरकार में शामिल होने का प्रक्रिया थी वो यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जर्मनी ने, जो नाज़ी हिटलर के अधीन था, उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो मित्र देश जो इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे, इन्होंने इसको अपने विरुद्ध हमला माना और आपस में लड़ाइयाँ शुरू, भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ठीक इसी समय क्या होता था कि कांग्रेस के सारे अधिवेशन हर साल हुआ करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, प्रदेश के सभी कांग्रेस फिर से इकट्ठी होने लगी, मजबूत होने लगी, और ये चाहने लगी, इसमें उहापोह हो गई कांग्रेस में कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई आंदोलन छेड़ा जाए। इस समय ब्रिटिश हुकूमत कमज़ोर है,
इसको और कमज़ोर करने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक कड़ी स्ट्राइक की जाए तुरंत अभी, या कि चुपचाप बैठ करके इस द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने दिया जाए और ब्रिटिश जो एम्पायर है उस चूँकि किसी साम्राज्यवादी या फांसीवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे हैं मित्र देश, तो इनकी सहायता की जाए। इसको लेकर के भारी डिबेट हुई कांग्रेस में। हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थोड़े से लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित थे। एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे 1939 में फिर से चुनाव लड़ने की उन्होंने ठान ली और अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। कांग्रेस के अन्य नेता, जिनमें गांधी जी भी थे, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस आगे इसको कंटिन्यू करें। वे कांग्रेस ने गांधी जी के समर्थन के साथ अन्य नेताओं ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना कैंडिडेट घोषित किया और चुनाव हुआ। चुनाव में हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस फिर चुन लिए गए, दूसरी बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और गांधी जी ने इसे अपनी हार मान लिया। अब कांग्रेस की विचारधारा का संघर्ष शुरू हो गया। समाजवादियों सहित सभी ने गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस में एक समाजवादी धड़ा भी था जो बिल्कुल साम्यवादी नहीं था लेकिन समाजवादी था। वो धड़ा कांग्रेस में गांधी जी को चाहता था, न कि साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ते हुए देखना चाहता था। तो गांधी जी के नेतृत्व में सामने आया और उन्होंने सभी ने एक साथ कांग्रेस से विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस पर दबाव पड़ा और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया 1939 में। ये देखिए, यहाँ से अलगाव होता है। सुभाष बोस का रास्ता अलग हो जाता है, गांधी जी का रास्ता, गांधी जी की कांग्रेस का रास्ता अलग हो जाता है। वो चल ही रहा था, सुभाष चंद्र बोस हट गए और गांधी जी का समर्थित व्यक्ति ही फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। कांग्रेस क्या करे क्या न करे, इसको लेकर के बड़ा उहापोह था कि समर्थन करे या न करे। गांधी जी चाहते थे कि समर्थन हो, नेहरू जी भी इसी विचारधारा के थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेता थे। वे चाहते थे कि नहीं, इसी समय स्ट्राइक करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, अंग्रेज इस लायक नहीं है, उनके सहयोग किया जाए। कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा बैठक में, ये सब वर्धा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ बैठक हुई 1939 में 40 में, और इसमें विरोधाभास उभर कर सामने आ गए। अब साम्राज्यवादी जो दोनों पक्ष थे, एक साम्राज्यवादी मानता था, एक नहीं मानता था। गांधी जी इसमें थोड़ा से डिस्टर्ब हुए। मैंने कहा ना आपको कि इनके बीच में मतभेद भी हुए, लेकिन हुआ ये कि आगे गांधी जी की बात मानी गई और कोई आंदोलन शुरू न करने की बात तय हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी कि किसी भी तरह के समझौते या कोई आश्वासन देने की बात नहीं करती। शासन में सुधार, 1935 के कानूनों में कुछ और सुधार हों और कुछ ज़्यादा आज़ादी मिले काम करने की, पूरी आज़ादी नहीं। उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा भारत में और वो कुछ प्रस्ताव लेकर के आया कि शासन में या 1935 के विधान में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो मिशन आया था, वो जो प्रस्ताव रखे थे, वो कांग्रेस के मनमाफिक प्रस्ताव नहीं थे। तो जो प्रस्ताव थे, गांधी जी ने उस पर टिप्पणी कही कि ये जो क्रिप्स के प्रस्ताव हैं वो पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, एक दिवालिया होने वाले बैंक के नाम चेक है, इसमें कोई मतलब नहीं निकलता है, और उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया कांग्रेस ने। मामला ये हो गया, कांग्रेस भी समझ गई, गांधी जी समझ गए कि अब ये किसी भी स्थिति में भारत को स्वतंत्रता देने के मूड में नहीं है। और तब वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, घोर साम्राज्यवादी मानसिकता के थे, गांधी जी के भयानक खिलाफ थे, वो कांग्रेस के खिलाफ थे। तो किसी तरह से उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे ही नहीं, बिल्कुल साफ। अब हुआ ये गांधी जी भी अब इस मत में आ गए कि अब कुछ न कुछ करना ही होगा। अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसके पहले एक सम्मेलन हुआ था
कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा कि अब कोई नया आंदोलन छेड़ने के लिए गांधी जी को अधिकृत कर दिया। उसी सिलसिले में अगस्त 1942 में जो मुंबई में बैठक हुई, उसमें गांधी जी ने तय कर लिया था कि अब एक कोई आंदोलन छोड़ना है, छेड़ के ऐसा छोड़ना है कि बिल्कुल अब डू और डाई। उन्होंने एक नारा दे दिया। उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया इस बैठक में कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ। गांधी जी ने कहा वो मंत्र है करो या मरो, डू और डाई। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बिल्कुल फाइनल एक बिजली की लहर की तरह करंट दौड़ गया पूरे देश में गांधी जी के इस आह्वान का। गांधी जी ने यहीं पर आम जनता को साफ निर्देश दिए कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी न छोड़ें इस आंदोलन के दौरान, जो भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर देते। अंग्रेज उनको कहते हैं कि आप गोली चलाओ तो बिल्कुल हुक्मदुल्ली कर दें। तीसरा, राजा महाराजाओं से उन्होंने आह्वान किया कि वे जनता की प्रभुता को स्वीकार करें और उनको उनके प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ें, अपने अधिकार छोड़ें। 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह, जिस दिन आंदोलन शुरू होने वाला था, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब मालूम था गांधी जी को कैसा होगा, गिरफ्तारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अब स्वतः ही अपने अपने क्षेत्र में जो जो नेता हैं कांग्रेस, वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें। आंदोलन में जो जो उन्होंने बताया था वो उन चीज़ों को पालन करते हुए नीति निर्देशक तत्व बना दिए। उसके अनुसार कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे देश में विद्रोह का माहौल बन गया। इसके बाद ठीक पूरी चारों तरफ आंदोलन बहुत तेजी पकड़ने लगा। अहमदाबाद, पूना, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना जैसे शहरों में हड़ताल हो गई। पूरे यूपी बिहार में विद्रोह का माहौल बन गया। थाने जलाए जाने लगे, रेलवे स्टेशन फूंक दिए गए, रेलगाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया। उत्तर व मध्य बिहार में 80% थानों पर जनता का राज हो गया। तो इस कदर विद्रोह हुआ, विद्रोह कहना चाहिए आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेज भी दमन करने में पीछे नहीं हट रहे थे। 532 स्थानों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, लोगों की हत्याएं करी, निर्दोष लोगों की। जनता भी पीछे नहीं थी, पुल उड़ाने लग गई, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दिए गए, संचार व्यवस्था भंग कर दी। गांधी जी चूंकि आगा खां जेल में बंद थे और वहीं पर उन्होंने 10 फरवरी 1943 को जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रही थी गांधी जी के ऊपर, चारों तरफ हिंसा फैल गई थी। यहाँ देखिए थोड़ा सा विरोधाभास हुआ। गांधी जी ने अपने आप को जो इस आंदोलन में हिंसा फैली उससे अलग कर लिया। चूँकि 2 आंदोलन वो इस हिंसा के नाम पर वापस ले चुके थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया कि वो भी इस बार भी जो हिंसा हो रही है उसकी भर्त्सना करें गांधी जी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये भर्त्सना इसलिए नहीं करने से इनकार कर दिया उन्होंने कि बोले हिंसा जो हो रही है वो अंग्रेजों के कृत्य के कारण हो रही है। जिस तरह से निर्दोष लोगों को दबाया जा रहा है और उसके प्रतिक्रिया में हिंसा हो रही है, आंदोलन में हिंसा नहीं है। इस तरह से पहली बार गांधी जी अपने अहिंसा के जो बात से थोड़े से टिके। आंदोलन की हिंसा के लिए उन्होंने अंग्रेजों को जिम्मेदार थे। चूँकि गांधी जी आगा खां जेल में थे पूना में और देश के तमाम लोगों ने गांधी जी की रिहाई की मांग करी, भूख हड़ताल कर रहे थे। तो भूख हड़ताल भी ऐसी थी कि उनका श्वास लगातार गिर रहा था और लोगों को लगने लगा कि आज उनकी मृत्यु हो, कल हो। इसी समय देखिए ब्रिटिश सरकार में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो भी चाहते थे कि किसी तरह से ये बुढ़ा मर जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि जब दुनिया हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। गांधी जी के लिए उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी करी। विंस्टन चर्चिल ये खबर पाने के लिए बेचैन था कि गांधी जी की मृत्यु की खबर उसको मिले और वो खुश हो। लेकिन गांधी जी ने हमेशा की तरह अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त करी और अपने विरोधियों को मात दे दी। साम्राज्यवाद को मात देते हुए उन्होंने मरने से इनकार कर दिया और
साम्राज्यवादी और विंस्टन चर्चिल के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस तरह से ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन पूरे लगातार चलता रहा। हालांकि बाद में 42 के बाद इस आंदोलन में जो भी परिवर्तन आए, या कहना चाहिए इस आंदोलन की जो उपलब्धियां क्या रही इसके बारे में, क्योंकि आंदोलन लगातार कंटिन्यू तो चलते नहीं है, अपने आप इसकी ऊर्जा खत्म हुई और ये आंदोलन बिना किसी घोषणा के समाप्त भी हुआ। लेकिन इस आंदोलन से सबक क्या मिले, या सबक के अलावा क्या सफलता मिली कांग्रेस ने इस आंदोलन के जरिए एक झटके में स्वराज से, जो एक होम रूल चाहते थे कि हम अंग्रेजों के अधीन ही स्वतंत्रता चाहते थे, यहाँ कह दिया कि भारत छोड़ो, अब आप हमको जैसी भी हाल में छोड़ के चले जाओ, हम हमारा जीना मरना कर लेंगे, हमको आपकी सत्ता आप मंजूर नहीं है। तो एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ गया था भारत इस आंदोलन से। अंग्रेजों ने भी इस चीज़ को माना। 1945 में जब शिमला डॉक्टर वेवेल के साथ 1945 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया इस आंदोलन के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और बैठक बुलाई गई शिमला में वेवेल के साथ कांग्रेस के लोगों की बात वहीं होने लगी, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी या अंग्रेज कैसे छोड़ के जाएंगे इस हिंदुस्तान को। तो कुल मिला के 1942 के इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की, जो कहना चाहिए, स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ने के लिए रास्ते द्वार खोल दिए और अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होकर के भारत स्वतंत्र होने के लिए तैयार था। आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मित्रों, हमारे ये एपिसोड कुछ लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के आप सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। इतिहास के पन्ने हैं ये, इन पन्नों में जो छिपा है रहस्य या जो वास्तविकताएं छुपी है उनको आगे लाने का प्रयास है। अब आगे के एपिसोड में हम 1945 से लेके 15 अगस्त 1947 तक आज़ादी के बीच में जितनी घटनाएं हुई हैं, और इतनी घटनाएं हुई हैं कि इसी बिंदु को लेकर के 8 से 10 एपिसोड बनेंगे। तो थोड़ा सुनिएगा, बड़े रोचक होंगे। अब ये स्वतंत्रता की तरफ हम आगे बढ़ गए थे। वेवेल जो शिमला समझौता तो हुआ नहीं, कांग्रेस और दोनों के बाद वार्ता फेल हो गई थी, लेकिन जो वार्ता हुई थी उसके आगे की घटनाएं कैसे हुई, कैसे भारत स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल और जिन्ना ने जिस तरह से व्यूह रचना रची थी भारत को विभाजित करने की, किस तरह से हिंसाएं हुई, गांधी जी ने इसमें क्या रोल किया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, ये सब हम अगले एपिसोडों में देखेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।